हेलो स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करने वाले हैं जीरो ऑर्डर एंड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो फर्स्ट हम बात करेंगे जीरो ऑर्डर रिएक्शन की। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हम पहले ही आपको बता चुके हैं। ऑर्डर मीन्स आप वो मॉलिक्यूल्स काउंट करते हैं जिनकी कंसंट्रेशन का इफेक्ट पड़ता है रेट ऑफ रिएक्शन पर। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन डिफाइंड एज द टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स टेकिंग पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन हुज कंसंट्रेशन डिटरमाइंस द रेट ऑफ रिएक्शन। यानी आप dx ओवर dt में देखते हैं रेट ऑफ रिएक्शन में dx ओवर dt जो रेट ऑफ रिएक्शन है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स। अब ये जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट है कितने टाइम इफेक्ट करता है, इसकी जो पावर होती है सपोज इज x, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विल बी x। इक्वल कर देते हैं आप इसको माइनस dx ओवर dt इंटू k इंटू a टू द पावर x एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड x। अभी x जो है दैट में भी 0, 1, 2, 3 फ्रैक्शन में भी हो सकता है। ये सारा टोटल डिस्कशन हम पिछले उसमें कर चुके हैं। अब यहाँ पर बात करें हम जीरो ऑर्डर रिएक्शन की। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन मीन्स दैट रिएक्शन in which the rate of reaction is not affected by the concentration of reactant, यानी concentration का कोई इफेक्ट रेट ऑफ रिएक्शन पर नहीं पड़ेगा। यानी अगर आप कंसंट्रेशन बढ़ाएं या घटाएं, आप कंसंट्रेशन चेंज करने पर भी रेट ऑफ रिएक्शन सेम रहेगा। आप इन रिएक्शंस में स्पेसिफिकली कि सपोज आपने कहा कि रिएक्टेंट्स आर कन्वर्टेड टू प्रोडक्ट, तो नॉर्मल जब आप ग्राफ पढ़ते हैं, this graph already you have read कि here you have time and here you have concentration। जैसे जैसे टाइम बढ़ता है वैसे वैसे कंसंट्रेशन कम होती है और रेट ऑफ रिएक्शन भी कम होते जाता है। मीन्स कंसंट्रेशन ज़्यादा है, रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा है, कंसंट्रेशन कम है, रेट ऑफ रिएक्शन कम होता है। ये चीज़ आप यहाँ पर रिलेट करेंगे जब जीरो ऑर्डर में। तो जीरो ऑर्डर के अंदर सपोज इसी ग्राफ को आप एक्सप्लेन करें कि ये ज़ीरो है, 10, 20, 30, 40 ऐसे आप करें। सो इट इज़ 10 मिनट, 20, 30 एंड 40। इनिशियली देखिए 10 मिनट जीरो स्टार्ट यहाँ से हुआ, दिस इज R0। R0 मीन्स इनिशियल कंसिडरेशन जो आपने रिएक्टेंट लिया। रिएक्टेंट लेकर के 10 मिनट में आप देखें दिस इज द चेंज। ये कंसिडरेशन का चेंज है, ये टाइम का चेंज है। इतने टाइम में 10 मिनट्स में कंसिडरेशन चेंज इतना ज़्यादा है। अगली बार आप देखें दिस मच, अगली बार आप देखें दिस मच। मीन्स जैसे आप देखें सेम टाइम इंटरवल 10 मिनट्स, अगेन 10 मिनट्स, अगेन 10 मिनट्स। इन 10 मिनट्स में नंबर ऑफ मोल्स जो चेंज हुआ प्रोडक्ट में ज़्यादा है और कम हुआ और कम हुआ और कम हुआ। इट मीन्स रेट ऑफ रिएक्शन कम हो रहा है। यानी यहाँ पर कंसंट्रेशन कम करने पर रेट ऑफ रिएक्शन कम होता है, तो कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा। एक ग्राफ आपने इसका उल्टा रिवर्स पढ़ा था प्रोडक्ट के टर्म्स में कि टाइम बढ़ने पर कंसंट्रेशन इंक्रीज करती है। ये सब हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। हमें बात करनी है यहाँ पर जीरो ऑर्डर रिएक्शन की। अब जीरो ऑर्डर रिएक्शन आप ये कहेंगे कि ऐसी रिएक्शंस होना पॉसिबल नहीं है कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन चेंज करने पर आपका रेट ऑफ रिएक्शन पे इफेक्ट नहीं हो। ऐसी कुछ रिएक्शंस होती हैं जैसे कि आप सपोज कहें कि अमोनिया का डिकम्पोजिशन, अमोनिया इज डिकम्पोज्ड टू गिव N2+ 3H2 इन प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनम और पैलेडियम कैटलिस्ट एंड इफ इट इज एट हाई टेम्परेचर 1130 केल्विन। ये रिएक्शन आपका जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्यों है और कैसे है वो थोड़ा समझना पड़ेगा आपको। एक्चुअल में तो ये रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर होती है, लेकिन ये रिएक्शन होती है आपकी कैटलिस्ट के सरफेस पर। कैटलिस्ट के सरफेस पर अमोनिया मॉलिक्यूल्स आते हैं और अमोनिया मॉलिक्यूल्स यहाँ डिकम्पोज करके इससे बनता है N2+ 3H2। ये रिएक्शन होती है कैटलिस्ट के सरफेस पर। रिएक्शन केवल कैटलिस्ट के सरफेस पर होगी। अब आपने जिस पर रिएक्शन स्टार्ट किया हाई टेम्परेचर है, एक सर्टेन प्रेशर पर आपका जो कैटलिस्ट है दैट इज टोटली ऑक्युपाइड बाय अमोनिया। एक स्टेज आ जाती है सैचुरेशन की और बहुत जल्दी आ जाती है, विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड बहुत जल्दी ही ये पूरा का पूरा कैटलिस्ट सैचुरेट हो जाता है आपका अमोनिया से। और केवल यही मॉलिक्यूल्स अमोनिया वाले रिएक्शन करेंगे जो उसके सरफेस पर रिएक्शन कर पाएंगे। जो रिएक्शन करेंगे सरफेस पर अटैच होंगे वही रिएक्शन करेंगे कि कैटलिस्ट ही रिएक्शन को करवाएगा। अगर कैटलिस्ट के टच में मॉलिक्यूल नहीं आ रहा है, सपोज ये मॉलिक्यूल अमोनिया का है, इट इज़ नॉट इन द टच ऑफ कैटलिस्ट, तो ये रिएक्शन नहीं कर पाएगा। रिएक्शन कब होगी? जब ये स्पेस खाली होगा। एक सर्टेन स्टेज में
इनिशियली आपका टोटल कैटलिस्ट, ये टोटल आपका सैचुरेट हो जाता है, कंप्लीटली कवर हो जाता है विद अमोनिया। अब जब अमोनिया से कवर हो गया तो अदर मॉलिक्यूल्स इन इट्स सराउंडिंग दे कैन नॉट रिएक्ट, वो रिएक्शन नहीं करेंगे। अब आप इसकी कंसंट्रेशन एक्सेस में हो गया, जैसे हमने स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में बताया था आपको, अगर कोई चीज़ एक्सेस में हो जाएगी वो भी ऑर्डर को डिटरमाइन नहीं करती है। अब ये मॉलिक्यूल जितने इसकी सराउंडिंग में होंगे अमोनिया के, ऑल ऑफ देम दे विल नॉट बी एबल टू रिएक्ट, ये रिएक्ट नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं करेगा? बिकॉज इट इज नॉट कमिंग इन कॉन्टेक्ट ऑफ कैटलिस्ट, कैटलिस्ट के टच में ही नहीं आएगा ये। तो जब कैटलिस्ट के टच में नहीं आएगा रिएक्शन नहीं होगी, यानी कि ये वाले मॉलिक्यूल्स आप कंसंट्रेशन की इंक्रीज करें या कंसंट्रेशन डिक्रीज करें, वेदर यू इंक्रीज द कंसंट्रेशन और यू डिक्रीज द कंसंट्रेशन, देन देयर विल नो इफेक्ट ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा। इस केस में दिस रिएक्शन बिकम्स जीरो ऑर्डर, मीन्स आप अमोनिया इंक्रीज करें देन रेट रिमेन्स सेम, अमोनिया डिक्रीज करें देन रेट रिमेन्स सेम। अब इसमें आप स्टडी करने के लिए सपोज आप कहें कि देयर इज a zero order reaction, this R means reactant, it gives product. Suppose initial concentration of R is R0, this is initial concentration, initial means when it is R0, starting point है तो product will be 0, अभी start नहीं हुआ reaction। then suppose कि dr moles of reactant are converted to product in a small time dt. Here concentration dr moles हमने कहा, d basically represents only small change, change कितना हुआ है? r, change is r, time है t and very small time, that's why we written dt, and then its concentration becomes R। अब concentration को आप हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं, when I will write ऐसे लिखेंगे R, R0 है तो आप लिखेंगे ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट में, somewhere it is written this way also, R0, it is one and same thing, एक ही बात है। अब इनिशियली आपने R0 लिए थे मोल्स इसके, इसमें से dr आपका निकल गया, प्रोडक्ट में चेंज हो गया, dt टाइम में बचा कितना है? R। तो रेट ऑफ रिएक्शन आपके आएंगे, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है? माइनस dx अपॉन dt, माइनस dx अपॉन dt, x क्या है यहाँ पर? R अपॉन dt, दैट विल बी रेट ऑफ रिएक्शन। अब रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन, तो आप कहेंगे माइनस dx अपॉन dt विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। अब ये क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो पावर विल बी जीरो, पावर विल बी जीरो मीन्स इसकी कंसंट्रेशन का इफेक्ट रेट ऑफ रिएक्शन पर नहीं पड़ेगा, रेट ऑफ रिएक्शन विल रिमेन सेम। इक्वल कर देंगे आप तो k इंटू आर टू द पावर जीरो। आप सेम चीज़ आप लें, एक्सप्रेशन क्या है आपका कि माइनस dx ओवर dt इज टू k इंटू आर टू द पावर जीरो, और r इधर शिफ्ट करें और dx अपॉन dt विल बी इक्वल टू k, dt हमने शिफ्ट किया राइट साइड में, एंड k इंटू डी टी एंड नेगेटिव हो गया। अब ये x जो हम ले रहे हैं, x को हम रिप्लेस करेंगे किससे? रेट ऑफ रिएक्शन है तो इसको भी आप लिखेंगे r डी आर, x जनरल एक्सप्रेशन है। अब हम आ चुके हैं स्पेसिफिक पर तो इसको भी हम लिखेंगे r, तो डी आर अपॉन आर नॉट तो माइनस के इंटू डी टी। अब इसमें ये जो d है एंड दिस d, इट इज़ वेरी स्मॉल चेंज। जैसे हम पहले रेट ऑफ रिएक्शन में पढ़ा चुके हैं आपको कि रेट ऑफ रिएक्शन इज कैलकुलेटेड फॉर अ वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन, बहुत थोड़े से टाइम के लिए आप कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन कंटिन्यूसली चेंज होता है, जैसे जैसे टाइम इंक्रीज करता है रेट चेंज होता है। रेट कंटिन्यूसली चेंज होने की वजह से आपको एग्जैक्ट रेट निकालना है, तो दैट इज कैलकुलेटेड फॉर अ शॉर्ट टाइम। ऑल दीज थिंग्स हैव बीन डिस्कस इन प्रीवियस वीडियो, ये पहले वाले में हम डिस्कस कर चुके हैं।
तो थोड़ा सा आप इफ़ यू फाइंड इट अनकंफर्टेबल तो पिछले वीडियो को आप देखें। अब इसको आप करें कि डी आर ऑन आर टू द पावर 0 मीन्स जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, इज इक्वल टू माइनस के इंटू डी टी। अब ये स्मॉल चेंजेस हैं, जैसे रेट ऑफ रिएक्शन का ग्राफ आपने किया था, रेट चेंजेस, तो वी कैलकुलेट फेयर और कैलकुलेटेड फॉर अ वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन डी एक्स अपॉन डी टी, बहुत छोटी ड्यूरेशन निकालते हैं। दिस इज रेट। अब टोटल रेट अगर आपको करना है ओवरऑल, तो देन यू हैव टू इंटीग्रेट दीज फ्रैक्शंस, ये छोटे छोटे फ्रैक्शंस हैं, इनको आप इंटीग्रेट करेंगे तब ओवरऑल निकल के आएगा। एंड फॉर दैट यू हैव अ मैथमेटिकल ऑपरेशन दैट इज कॉल्ड इंटीग्रेशन। तो ऑन इंटीग्रेशन, अब हियर बायो स्टूडेंट्स विल फाइंड अ प्रॉब्लम, क्योंकि इंटीग्रेशन नहीं पढ़ते हैं और मैथमेटिक्स के नाम पर प्रॉब्लम होती है, बट मैथ स्टूडेंट्स विल बी वेरी कंफर्टेबल बिकॉज दे हैव कंप्लीट इंटीग्रेशन इन क्लास 12th। बट बायो स्टूडेंट्स कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, आप इसको एक बार लर्न करके भी काम कर सकते हैं। ऑन इंटीग्रेशन यू हैव आर इज टू डू माइनस के टी प्लस आई, एंड दिस आई इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। जब आप इंटीग्रेट करते हैं इक्वल करने के लिए या टू ऐड कांस्टेंट। अब इस कांस्टेंट का वैल्यू निकालने के लिए इफ टी इज इक्वल टू 0, इफ टी इज 0 तो के टी विल बी 0। देन आर, देखिए आर क्या है, कंसंट्रेशन आफ्टर टाइम टी। इनिशियल कंसंट्रेशन क्या था, R0, यानी जब आपका टाइम 0 है तो R विल बिकम R0, के टी विल बी 0 इज इक्वल टू आई, मीन्स आई की जगह आप इसको रख सकते हैं, इसको रखिए आप, तो R विल बी इक्वल टू माइनस के टी एंड प्लस आई, ये आप रखेंगे R0। आप के टी इधर शिफ्ट करिए, R इधर शिफ्ट करिए, तो के टी विल बी R0 माइनस R। देन के निकालेंगे, विल बी R0 माइनस R अपॉन T। दिस फॉर्मूला यू कैन यूज फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शंस के लिए फॉर्मूला आप यूज़ कर सकते हैं, और इसके बेस पर हालांकि न्यूमेरिकल्स वगैरह आपके यहाँ सीबीएसई में नहीं आता है, बट फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आप यूज़ कर सकते हैं न्यूमेरिकल्स। अभी हम इसमें एक कंप्लीट यूनिट, आप कंप्लीट टॉपिक यूज़ करेंगे इसके बाद, मेथड्स ऑफ कैलकुलेशन ऑफ ऑर्डर। उसमें यू हैव ओनली न्यूमेरिकल्स, केवल न्यूमेरिकल्स ही न्यूमेरिकल्स हैं, यहाँ पर आपका थ्योरेटिकल पार्ट है। अब इसमें के का वैल्यू आप इससे निकाल सकते हैं। इफ़ द रिएक्शन इज ऑफ जीरो ऑर्डर, कोई भी जीरो ऑर्डर रिएक्शन होगा तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए इनिशियल कंसंट्रेशन R0 माइनस कंसंट्रेशन आफ्टर टाइम T रखने पर इट विल बी ऑलवेज कांस्टेंट। ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा, सेम रहेगा, चेंज नहीं होगा। और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के केस में इफ़ यू प्लॉट अ ग्राफ, अगर आप ग्राफ प्लॉट करते हैं, आई एम यूजिंग द सेम वन, बिटवीन कंसंट्रेशन means R, and here you say time T. As the time increases, concentration decrease तो होगा। क्यों डिक्रीज होगा? क्योंकि रिएक्टेंट्स आर कन्वर्टिंग टू प्रोडक्ट। लेकिन ग्राफ ऐसा नहीं मिलेगा आपका, इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन क्यों होगा? बिकॉज रेट इज़ नॉट इफेक्टेड बाई चेंज इन कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन का कोई इफेक्ट नहीं है, ना कम होगा ना ज़्यादा होगा। रेट बिल्कुल यूनिफॉर्म स्पीड से रिएक्शन चलेगी, मतलब रिएक्शन की स्पीड आपकी चेंज नहीं होगी। दैट इज़ अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अब इसमें ये जो इनिशियल पार्ट है, इनिशियल टाइम 0 पर कंसंट्रेशन क्या था? R0, दैट वाज R0। इसका स्लोप अगर आप निकालें R0 अपॉन R, सपोज आप टाइम लेते हैं, दिस मच टाइम यू टेक, this will change in R, this will change in time, R0 minus R, R0 minus R upon T2 minus T1, ये डिफरेंस आप निकालें टाइम का, तो R0 minus R upon टाइम। 0 टाइम से आप शुरू हुए, ये 10 मिनट से सपोज, तो कितना होगा? T will be 10, R0 is this value, R is this value, this minus this, and time
ये वैल्यू आपका रहेगा के, एंड दिस स्लोप इज नेगेटिव, तो दिस के इज नेगेटिव स्लोप ऑफ दिस कर्व। इससे आप निकाल सकते हैं के का वैल्यू। दिस इज योर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अब बात करते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की। फर्स्ट रिएक्शन में, फर्स्ट ऑर्डर में स्लाइड चेंज आएगा कि रेट ऑफ रिएक्शन विल डिपेंड ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ ओनली वन रिएक्टेंट। मॉलिक्यूलरिटी 1 भी हो सकती है, मॉलिक्यूलरिटी 1 से ज़्यादा भी हो सकती है। मीन्स मे बी 1 मॉलिक्यूल इज टेकिंग पार्ट इन द रिएक्शन, मे बी मोर देन 1 मॉलिक्यूल आर टेकिंग पार्ट इन द रिएक्शन। हो सकता है रिएक्शन में 1 मॉलिक्यूल पार्ट ले रहा हो सकता है 2 मॉलिक्यूल पार्ट ले रहे हो, मे बी 3 मॉलिक्यूल्स आर टेकिंग पार्ट, बट रेट इज डिपेंडिंग ओनली ऑन 1 concentration term, means only 1 is determining the rate of reaction. That is called first order reaction. अब हम बात कर रहे हैं first order reaction. And first order reaction means where rate of reaction minus dx over dt will be directly proportional to concentration of A and power will be 1. बिकॉज फर्स्ट ऑर्डर है तो पावर विल बी 1, तो 1 हमने नहीं लिखा है। अब इस रिएक्शन में भी 1 मॉलिक्यूल, मे बी 2 मॉलिक्यूल, आपकी मॉलिक्यूल एक भी हो सकता है, एक से ज़्यादा भी हो सकता है, बट ऑर्डर विल बी ओनली 1। दिस इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। इक्वल करेंगे के इंटू ए, इन दिस केस ऑर्डर विल बी 1। अब इस तरह की रिएक्शंस बहुत कॉमन है, दीज रिएक्शंस आर वेरी मच कॉमन एंड यू हैव ओनली फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इन योर सिलेबस। आप सेकंड ऑर्डर थर्ड ऑर्डर रिएक्शंस नहीं पढ़ते हैं, आप लोग पढ़ते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, और यही इसी के ऊपर आपके डिफरेंट टाइप के न्यूमेरिकल्स हैं। और न्यूमेरिकल्स के अंदर इसकी इतनी वेराइटी है कि फॉर ईच एंड एवरी न्यूमेरिकल यू हैव टू स्टडी द थ्योरी अगेन। आपको बार बार थ्योरी पढ़ना पड़ेगा एक एक न्यूमेरिकल को करने के लिए। यहाँ पर न्यूमेरिकल थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाते हैं। अब हम बात करें किसी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सपोज यू हैव अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन फॉर विच reactants are getting into product. Okay, suppose initial concentration, say initial concentration of R is R0, that product will be 0. अभी नहीं हुआ है। अब आप कहें कि dx moles are converted to product in time dt। अब dx हम लिखते हैं नॉर्मली, क्योंकि जब कंसंट्रेशन हम x की फॉर्म लेते हैं, यहाँ पर r की फॉर्म में लिया है, तो हम कहेंगे dr moles are converted to product in time dt, and then concentration becomes R. So initial concentration is R0, dr moles are converted to product in time dt, and concentration becomes R. R0 में से R निकल गया, this much dr means small change in R, d is small change, R इतना आपका निकल गया, and then finally is R. Then आप कहेंगे rate of reaction. Rate of reaction will be minus dr upon dt, minus dr upon dt। अब इसको कहें यहाँ कि माइनस dr upon dt will be directly proportional to how much R। कितना कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन कितना है R। इस वक्त रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड करेगा, कंसंट्रेशन पर, टू दी पावर 1, पावर 1 रहेगा क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। और इक्वल आप कर दें इसको, इक्वल टू के इंटू आर। अब आप इसमें डी टी इधर शिफ्ट करें और आर इधर शिफ्ट करें, माइनस डी आर अपॉन आर टू के टी के इंटू डी टी। टी टी राइट शिफ्ट किया। सेम वे आप नेगेटिव भी शिफ्ट कर सकते हैं। इफ इट इज पॉजिटिव इट विल बिकम नेगेटिव, जस्ट फॉर द डेरिवेशन पर्पस। यहाँ पर आपने कंसंट्रेशन टर्म्स दोनों सेम साइड किया है, आपको इंटीग्रेट करना है, यानी टर्म्स को ऐड करना है, सारे टर्म्स को जोड़ करके आपको टोटल चेंज निकालना है। ये हमने अभी आपको बताया कि ग्राफ में रेट ऑफ रिएक्शन जो निकाल दिया जाता है, वट एवर रेट ऑफ रिएक्शन यू कैलकुलेट दैट इज कैलकुलेटेड फॉर स्मॉल फ्रैक्शन, एंड व्हेन यू हैव टू इंटीग्रेट, जब इसको आप टोटल जोड़ कर निकालेंगे तब आपका रेट ऑफ रिएक्शन निकलेगा। इसलिए सेम साइड में सेम टर्म्स आपके होने चाहिए, तब इंटीग्रेट करेंगे। कंसंट्रेशन को टाइम के साथ इंटीग्रेट नहीं कर सकते हैं, टाइम को टाइम के साथ करेंगे, यहाँ पर आप रेट करेंगे। तो ऑन इंटीग्रेशन get ln r to kt plus I, and I is again
constant of integration. I is constant of integration. अब I का वैल्यू निकालने के लिए if t is 0, same way if t is equal to 0, then अब टाइम 0 है, when time is 0 then r is r0, then this ln r will become ln r0. ln is basically natural log. जब आप इंटीग्रेशन करते हैं, आप लॉग के ऑपरेशंस करते हैं, तो लॉग पे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जब आप लेते हैं तो ln कहा जाता है, और जब आप कैलकुलेशंस करते हैं, कैलकुलेशंस आपकी सारी साइंटिफिक कैलकुलेशन टू द बेस 10 होती हैं, 10 के मल्टीपल्स में 10 के पावर्स में करते हैं, देन दैट इज़ कॉल्ड लॉग. तो आप कहते हैं लॉग टू द बेस 10, और ये बेस 10 फिर लिखने की ज़रूरत नहीं होती, सिंपल हम लॉग लिख दिया करते हैं इसको. और ये लॉग की वैल्यूज़ जो आपकी बुक्स में दी जाती हैं लॉग टू द बेस 10 ही होती हैं. अब ln दिस वन ln r विल बिकम r0, kt हैज़ बिकम 0 इज इक्वल टू i. तो i की वैल्यू आ गई आपकी, i की वैल्यू आप यहाँ रखिए इसमें. देन यू विल हैव ln r, सपोज दिस इज इक्वेशन 1. हम लिख देते हैं इसको कि पुट द वैल्यू ऑफ i इन इक्वेशन 1. इक्वेशन 1 में आपने रखा. देन ln r इज इक्वल टू माइनस kt and I is ln r0. This always written in square bracket. Concentration is always written in square bracket. अब आप क्या करें, kt इधर शिफ्ट करें, ln r इधर शिफ्ट करें. kt will become positive, you will have ln r0, और ये जाकर आपका नेगेटिव हो जाएगा माइनस ln r. r0 मीन्स इनिशियल कंसंट्रेशन जो आपने शुरू में लिया था, r मीन्स कंसंट्रेशन आफ्टर टाइम dt, dt के बाद जो बचता है. अब इसमें kt इज टू ln r0 अपॉन r. यहाँ एक और फॉर्मूला यूज़ होता है लॉग कैलकुलेशन में, log a माइनस b, log a माइनस b इज log a अपॉन b. ये सिंप्लीफाई करने के लिए यूज़ किए जाते हैं. लॉग आपका एक ऐसा ऑपरेशन है विच मेक्स योर कैलकुलेशंस वेरी इजी, बट यू नीड टू नो सर्टेन फार्मूलाज. आपको 4-5 फॉर्मूले मालूम होने चाहिए, और साथ साथ लॉग टेबल देखना आपको आना चाहिए. बट इज़ ए नॉर्मली अब नाउ दीज डेज CBSE गिव्स द वैल्यू ऑफ लॉग. लॉग की वैल्यू आपको क्वेश्चन पेपर में दे दी जाती है, इसलिए लॉग टेबल की आपको ज़रूरत नहीं पड़ती है. बट स्टिल इफ़ यू नीड यू मस्ट लर्न हाउ टू यूज़. वो भी एक बार हम बात करेंगे, वो भी सिखाया जाएगा, आपको आना चाहिए. देन के विल बी, टी इधर शिफ्ट करिए, 1 अपॉन टी ln r0 अपॉन r. ये आपका आ गया. अब फॉर कैलकुलेशन पर्पस दिस ln हैज़ टू बी कन्वर्ट टू log टू द बेस 10. दिस इज कॉल्ड नेचुरल लॉग. तो आप कहेंगे कन्वर्ट नेचुरल लॉग टू कॉमन लॉग. जो लॉग आपका एक्सपोनेंशियल होता है log टू द बेस e एंड log टू द बेस 10, आपकी कैलकुलेशन log टू द बेस 10 में होती हैं, तो ये कांस्टेंट यूज होता है 2.303. तो k विल बी इक्वल टू 2.303 अपॉन t log r0 अपॉन r. एंड दिस एक्सप्रेशन is basically the mathematical expression for first order reaction. जितनी भी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है all of them will follow this expression. इस एक्सप्रेशन को फॉलो करेंगी. अब आप इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक देखें, हाफ लाइफ देखें, देन विल मूव नेक्स्ट टू न्यूमेरिकल्स. अब इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं. फर्स्ट हम कहें कि ऑल फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन फॉलो दिस एक्सप्रेशन.
यानी इस एक्सप्रेशन के फॉलो करने का मतलब क्या है कि किसी भी रिएक्शन के लिए इफ़ रिएक्शन इज़ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, इफ़ रिएक्शन इज़ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, आप उसमें R0 निकालें, मीन्स इनिशियल कंसंट्रेशन। जब आप रिएक्शन स्टार्ट करते हैं आपने कितने मोल्स लिए हैं पर लीटर, वो आपका R0 हो गया। रिएक्शन करने के बाद 10 मिनट्स बाद कितना बचा, R हो गया 10, R0 इनिशियल। 10 मिनट्स बाद कितना बचा आपने रखा कैलकुलेट के। देन आफ्टर 20 मिनट्स टाइम विल बी 20, R0 इनिशियल जो आपने लिया था, एंड आफ्टर 20 मिनट्स हाउ मच इज़ लेफ्ट, वो आप कैलकुलेट करें, यू कैलकुलेट के। देन आफ्टर 30 मिनट्स टाइम विल बी 3, R0 इज़ इनिशियल जो आपने स्टार्ट करते वक्त लिया था, R मीन्स कितना बचा है अब आपके पास वेसल में, टेस्ट ट्यूब में, फ्लास्क में, जो आपने अमाउंट रखे। देन अगेन कैलकुलेट के, तो K विल बी कमिंग टू बी कांस्टेंट। K हमेशा कांस्टेंट आएगा। अगर K कांस्टेंट आता है इट मीन्स रिएक्शन इज ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, अगर K कांस्टेंट नहीं आता इट मीन्स रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर का नहीं है। अब आप कैलकुलेशन सेकंड या थर्ड के लिए करते हैं। ओके, तो ये चीज़ ध्यान रखें। पहली चीज़ कि आपका ऑल फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन दे विल फॉलो दिस एक्सप्रेशन। सेकेंड हम कहते हैं कि यूनिट ऑफ K, यूनिट ऑफ K फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, first order reaction does not depend on the unit of concentration। concentration की यूनिट पे डिपेंड नहीं करता है। कैसे नहीं करता है कि सपोज K इज टू 2.303 अपॉन T इज टाइम एंड log R0 क्या है कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन कैसे निकाला जाता है आपका, मोल पर लीटर अपॉन R इज अगेन मोल पर लीटर, दैट विल कैंसिल। अब हियर यू यूज मोलरिटी, यूज मोलिलिटी, यूज मोल फ्रैक्शन, मास परसेंट, वॉल्यूम परसेंट, नॉर्मलिटी, कुछ भी यूज करेंगे, दीज कंसिडर विल कैंसिल, इनकी यूनिट अपने आप कैंसिल हो जाएगी। व्हाट विल रिमेन, ओनली टाइम, मीन्स 1 upon time, or you can say time inverse, and normally we say second inverse. Normally time is calculated in second MK system, but ये ज़रूरी नहीं है कि आप केमिस्ट्री सेकेंड यूज़ करें। You can use minutes, you can use hour, you can use month, you can use year, whatever is given in numerical। आपके न्यूमेरिकल में रिएक्शन करने के लिए वो जल्दी ख़त्म होती है या लेट ख़त्म होती है, एज़ पर दैट रिएक्शन ये आपकी यूनिट चेंज हो जाती है। इसमें एज सच MKS लगाने की ज़रूरत नहीं है कि आप हमेशा सेकंड में ही लिखें या सेकंड कन्वर्ट करें, ज़रूरत नहीं है। आप मिनट में न्यूमेरिकल दिया है मिनट में यूज़ करें, आवर में दिया है आवर में यूज़ करें, एंड अकॉर्डिंगली आंसर को कैलकुलेट करें। अब इसी के ऊपर एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है कि द टाइम टेकन फॉर द कंप्लीशन ऑफ a definite fraction of a first order reaction is independent of initial concentration। एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट मैंने यूज़ किया इसको, एंड व्हाई आई हैव यूज्ड, इफ़ यू ट्राई टू अंडरस्टैंड इट विल बी डिफिकल्ट। आप इसको समझने की कोशिश करेंगे थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा इसका मतलब क्या है, बट सेम फॉर्म हैज़ बीन यूज सो मेनी टाइम्स इन बोर्ड एंड अदर एग्जाम्स। ये सेम स्टेटमेंट यूज़ करके आपसे पूछा गया कि प्रूव दैट, आपको प्रूव करके दिखाना है, या टू मेक अब डेरिवेशन। जैसे हमने डेरिवेशन किया, ये डेरिवेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में आपको बहुत बार एज सच आ जाता है। इसके ऊपर फर्दर कुछ और डेरिवेशंस हैं, जिसमें एक ये भी है आपका जिसको हम करने वाले हैं, दैट इज़ ऑल्सो टाइप ऑफ डेरिवेशन एंड इट इज़ बेस्ड ऑन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। दे हैव बीन आस्क्ड, ये स्टेटमेंट कई बार पूछा गया कि आपसे बताइए, प्रूव करिए कि टाइम टेकन फॉर द कंप्लीशन ऑफ डेफिनिट फ्रैक्शन। डेफिनिट फ्रैक्शन मीन्स 1 में से हाफ हो जाए, 1 में से 1/3 हो जाए, या 1/4 हो जाए। हर बार फ्रैक्शन सेम होना चाहिए। अगर फ्रैक्शन सेम है तो टाइम टेकन इज़ ऑलवेज सेम, टाइम टेकन इज़ ऑलवेज सेम। अब ये चीज़ जो कंसेप्ट है ये स्पेसिफिकली हाफ रिएक्शंस के केस में यूज़ किया जाता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका कंसेप्ट स्पेसिफिकली रेडियो एक्टिविटी में। रेडियो एक्टिविटी आप पढ़ेंगे 12th फिजिक्स में, न्यूक्लियर फिजिक्स, एंड देयर यू विल यूज़
दिस कंसेप्ट, यही फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का कंसेप्ट एंड कंसेप्ट ऑफ हाफ लाइफ इन द कैलकुलेशन ऑफ एज ऑफ अर्थ, कैलकुलेशन ऑफ एज ऑफ फॉसिल्स, कैलकुलेशन ऑफ एज ऑफ ओल्ड आर्टिफैक्ट्स। जैसे आजकल आप देखते हैं कि आपको बताया जाता है कि डायनासोर का फॉसिल मिला, इट वाज 5 मिलियन ईयर्स ओल्ड। तो उसकी एज कैसे पता लगती है? फॉर दैट यू हैव अ प्रोसेस यूरेनियम डेटिंग। इसके लिए एक प्रोसेस होता है दैट इज कॉल्ड यूरेनियम डेटिंग। आपका कई बार होता है कि एक्सकेवेशन में कोई ओल्ड चेयर मिला और आपने कहा ये 10,000 साल पुराना है, कैसे पता लगता है? फॉर दैट यू हैव प्रोसेस दैट इज कॉल्ड कार्बन डेटिंग। कार्बन डेटिंग और यूरेनियम डेटिंग दोनों ही आपकी बेस हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पर, क्योंकि कार्बन का रिएक्शन भी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, यूरेनियम का रिएक्शन भी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। अब देखें थोड़ा सा इस स्टेटमेंट को पहले समझ के चले हम कि टाइम टेकन फॉर द कंप्लीशन ऑफ डेफिनेट फ्रैक्शन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसिडरेशन। यानी कि अगर फ्रैक्शन सेम होता है, सपोज आपने 1 मोल से स्टार्ट किया, आपने इसको हाफ मोल किया, हाफ मोल से आपका 0.25 मोल किया और इससे आपने 0.125 किया, मीन्स आप हाफ कर रहे हैं इसको, मीन्स 0.5 हो गया एंड देन यू कैन मेक इट 0.125, देन अगेन हाफ कर दें इसको, एवरी टाइम 1 बिकम्स 0.5। और सपोज यू हैव टेकन 1 kg, it becomes half kg, or you can say you can take 100 kg or 100 becomes 50, 50 becomes 25, 25 becomes 12.5, or you have taken 1 quintal becomes half quintal, half quintal becomes 1/4 quintal every time। देखिए चेंज हर बार हाफ है, 100 से 50 हाफ हुआ, 50 से 25 हाफ हुआ, 25 से 12.5 हाफ हुआ। अगर यहाँ पर आपका टाइम t लगा तो यहाँ भी टाइम t लगेगा, यहाँ भी टाइम t लगेगा। मीन्स अगर ये सपोज 1 मिनट में हुआ तो दिस विल ऑल्सो बी 1 मिनट, दिस विल ऑल्सो बी 1 मिनट। अब देखिए 100 से 50 होने में, 1 से 0.5 होने में टाइम सेम लगेगा, यहाँ पर भी टाइम सेम होगा, सेम टाइम, बिकॉज चेंज इज सेम। 50% हो रहा है ख़त्म, हाफ चेंज हो रहा है, फ्रैक्शन सेम है। अगर रिएक्शन में फ्रैक्शन सेम है तो टाइम सेम लगेगा, यानी इनिशियल अमाउंट कम है या ज़्यादा है, इसका इफेक्ट नहीं आएगा टाइम पर। आपने वेदर यू स्टार्ट योर रिएक्शन विद 1 क्विंटल और यू स्टार्ट रिएक्शन विद 1 ग्राम, 1 ग्राम से हाफ ग्राम होने में और 1 क्विंटल से 50 kg मीन्स जस्ट हाफ होने में, 1 क्विंटल से हाफ क्विंटल होने में टाइम बराबर लगेगा। 1 क्विंटल बहुत बड़ा अमाउंट होता है, 1 ग्राम बहुत छोटा सा अमाउंट है, लेकिन हाफ करने के लिए टाइम बराबर लगता है। ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। ये ग्राफ अगर आप इसको थोड़ा सा ध्यान से देखें, इसका भी ये इन्फ्लुएंस है। हमने अभी बताया था आपको, जब कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है रिएक्शन फास्ट होती है, कंसंट्रेशन कम होती है तो रिएक्शन स्लो होती है। तो अगर आपके पास ये आपका 100 kg है, 1 क्विंटल है, तो रिएक्शन बहुत फास्ट होगी, और यहाँ 1 ग्राम है तो रिएक्शन बहुत स्लो होगी। तो टाइम 1 क्विंटल से हाफ क्विंटल होने में उतना ही लगेगा जितना 1 ग्राम से हाफ ग्राम होने में लगेगा। ये इसका मतलब है। और इसी टाइम पीरियड को हम कहते हैं हाफ लाइफ, मीन्स द टाइम इन विच वन सब्सटेंस इज रिड्यूस टू हाफ ऑफ इट्स ओरिजिनल कंसंट्रेशन। अपनी ओरिजिनल कंसंट्रेशन का हाफ हो जाता है, उसी को आप बोलते हैं हाफ लाइफ पीरियड। अब हाफ लाइफ के लिए हम इसको डेरिवेशन करते हैं। डेरिवेशन आपका क्या है कि सपोज इनिशियल कंसंट्रेशन इज R0, अभी आपने लिखा था। टाइम टेकन, अब आप टाइम जो ले रहे हैं इज इक्वल टू टी हाफ, टाइम हमने हाफ कर दिया फॉर हाफ चेंज, मीन जस्ट फॉर दिस डेरिवेशन यू कंसीडर हाफ चेंज। इसको आप 1/3 भी कह सकते हैं। जैसे 100 से 50 हो रहा है, इसी तरीके से अगर आप इसको कहें कि 100 से 33 हुआ और 33 से 11 हुआ, तो जितने टाइम में 100 से 33 1/3 होगा, उतने टाइम में 33 से 11 होगा, 1/3 भी सेम टाइम में होगा। ये चेंज सेम होना चाहिए, टाइम विल बी सेम। अब इसमें हाफ टाइम हमने लिया फॉर हाफ चेंज, टी हाफ। इनिशियल कंसंट्रेशन R0 था, तो कंसंट्रेशन आफ्टर टी हाफ विल बी R0/2। ये हो जाएगा आपका R0/2। अब आप इसको फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन रख लीजिए। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या है? K इज इक्वल टू 2.303 अपॉन T log R0/R। आप देखिए इसको K 2.303, टाइम हैज़ बिकम T हाफ, हाफ चेंज ले रहे हैं T हाफ, log
इनिशियल कंसंट्रेशन इज R0। अब आपका आफ्टर टी हाफ मीन्स हाफ चेंज होने पर कितना बचेगा, दिस विल बी R0/2। देन R0 will cancel R0, 2 will go above, K will be 2.303 upon T half and log 2, and log 2 जो वैल्यू होता है दैट इज 0.3010। अब आप इसको कैलकुलेट करें कि K will be equal to 2.303 upon T half and log 2 is 0.3010। अब T half इधर ले लें आप, T half will be this multiplied by 0.693 upon K. This is again an expression, this one and this one. इन एक्सप्रेशंस को आप ध्यान रखें, दे विल हेल्प यू इन सॉल्विंग न्यूमेरिकल्स। अब 0.693 अपॉन K, इसमें कहीं भी कंसंट्रेशन नहीं है। कंसंट्रेशन नहीं है, इट मीन्स कंसंट्रेशन चाहे आपका कम हो चाहे ज़्यादा हो, वेदर यू हैव टेकन 1 मोल, यू हैव टेकन 100 मोल, यू हैव टेकन 1000 मोल, कितना भी लिया हो इनिशियल, अगर टाइम आपका, अगर आपने हाफ चेंज किया तो 1 क्विंटल से हाफ क्विंटल होने में, 1 ग्राम से हाफ ग्राम होने में, 1 मिलियन ग्राम से हाफ मिलियन होने में टाइम विल बी सेम, क्योंकि यहाँ पर K पे डिपेंड करता है। इट डज़ नॉट डिपेंड ऑन इनिशियल कंसंट्रेशन। यही आपका स्टेटमेंट था, इट डज़ नॉट डिपेंड ऑन इनिशियल कंसंट्रेशन। इनिशियल कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता है। इसी के ऊपर और 2-3 डेरिवेशन इस तरह के मिलते जुलते कई बार आए हैं, उसको भी देखें आप। इसका शॉर्ट आप लेकर के रखें इसको। नेक्स्ट एक और डेरिवेशन देखते हैं। चलिए इसमें 2 डेरिवेशंस हम लोग देख लेते हैं, बिल्कुल मिलते जुलते आए हैं आपके यहाँ। प्रूव दैट टाइम टेकन फॉर 75% completion of a first order reaction is double of the time taken for 50% completion। मीन्स फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के 50% कंप्लीट होने में जो टाइम लगता है और 75% कंप्लीट होने में टाइम लगता है, वो आपका डबल होता है। तो आप कहें कि फॉर 75% कंप्लीशन initial concentration will be R0, T will be T 75%, आप लिख दें इसको। तो 75% कंप्लीट होना मीन्स 3/4, 100 आपका 100% में से 75 कंप्लीट हो गया, मीन्स कितना बचा, 3/4 हो गया ये कंप्लीट। देन कंसंट्रेशन आफ्टर T 75% कितना बचेगा। अब देखिए 75% आपका ख़त्म हो गया तो बचेगा कितना, 25। कितना बचेगा, 25। अब इसको बेटर होता है अगर आप सॉल्व करें तो सीधा से परसेंटेज की फॉर्म में ले लें R0 और सीधा सीधा आप इसको 100 कर लें। अब 75% ख़त्म हो गया तो हाउ मच रिमेन, इसका कितना बचेगा, R0/4, और आप इसको 25 भी रख सकते हैं। 1/4 बचेगा। देखिए 75% ख़त्म हो गया तो बचा कितना, 25%। कोई रिएक्शन स्टार्ट हुआ, 100 मोल से स्टार्ट किया, 75 मोल डिकम्पोज हो गए, बचे कितने, 25। आप इसको 100 और 25 की फॉर्म में रख के कैलकुलेट करें या इस फॉर्म में करें, बात एक ही रहेगी। तो अब देखें इसको कि T 75% विल बी 2.303 अपॉन K एंड लॉग R0 अपॉन R0/4। R0 विल कैंसिल R0, log 4 हो जाएगा। तो T 75% विल बी 2.303 अपॉन K
एंड विल बी log 4. log 4 आ जाएगा. आप इसको 100 रखते तभी बात हुई था. 125 अगेन विल बिकम log 4. अब ये तो हो गया किसका आपका, दिस वॉज 75%. अब t 50% अभी आपने निकाला था. देखिए फॉर 50% कंप्लीशन for 50% completion t will be t 50% or you can say t half. Initial concentration is R0 and concentration after t 50% means जब रिएक्शन कंप्लीट हो गया कितना 50% खत्म हो गया तो बचा कितना आपका 50%. 50 खत्म हो गया, बचेगा कितना 50. तो आप इनिशियल को आप 100 और इसको 50 रख के भी कैलकुलेट कर सकते हैं. जैसे यहाँ पर 125 करके यहाँ पर ऐसे भी कर सकते हैं आप. अब आप इस वैल्यू में रखिए इसमें कि t 50% विल बी 2.303 अपॉन k एंड log इनिशियल इज R0 अपॉन R0 बाई 2. R0 कैंसिल करेगा, log 2 ऊपर जाएगा. t 50% will be 2.303 upon k and log 2. अब आप इसको डिवाइड कर दें, दिस वन एंड दिस वन. t 75% डिवाइड बाई t 50% will be 2. देखें आप, दिस log 4 2.303 upon k सेम है, it will cancel out. log 4 डिवाइड बाई log 2 आंसर विल बी 2. log 4 log 2 होता है 0.3010 एंड इज 0.6020. log 4 जो होता है 0.6020. इट इज जस्ट डबल ऑफ log 2. log 2 इज 0.3010. डिवाइड करेंगे आंसर 2 ही आएगा आपका. सेम एक डेरिवेशन इसमें और बिल्कुल मिलता जुलता पूछा गया है, ऑलमोस्ट सेम है कि प्रूव दैट द टाइम टेकन फॉर, इसको थोड़ा सा चेंज करके किया कि 99.9% कंप्लीशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 10 टाइम्स ऑफ टाइम टेकन फॉर 50% कंप्लीशन. यानी कि किसी भी रिएक्शन के 99.9% कंप्लीट होने में जो टाइम लगता है और जो 50% कंप्लीट होने में टाइम लगता है वो 10 टाइम्स हो जाता है. अब इसको हम इसी के अंदर चेंज करते चले जाते हैं कि फॉर 99.9% कंप्लीशन इनिशियल कौन से R0 100 आप ले सकते हैं. t विल बी 99.9%. कंसिडर आफ्टर t 99.9% कितना हो जाएगा ये. अब देखें, अब इसका 99.9% कंप्लीट हो गया, मीन्स बचा कितना 0.1. तो आप इसको 100 लें तो कितना बचेगा 0.1, बिकॉज 100 में से कितना ख़त्म हो गया 99.9, इतना ख़त्म हो गया. आप इसको रख सकते हैं यहाँ पर और R0 की फॉर्म भी रख सकते हैं कि 99.9% ख़त्म हो गया, R0 माइनस 99.9 ऐसे भी आप कर सकते हैं. इसको यहाँ पर इसको ऐसे भी रख सकते हैं आप, R0 माइनस 99.9% ऑफ R, ऐसे भी कर सकते हैं. एनीवे यूज़ करें आप. अब इसमें आपने 0.1 रखा, अब इसको आप करें log R0, ये था आपका 100, बचा कितना है 0.1, बचा कितना है 0.1. तो इट विल बी हाउ मच, ऊपर जाएगा 0.1, 100 इंटू 0.1 मीन्स 10⁻⁻1 है. आप डिवाइड करें तो क्या हो जाएगा ये 1000. 1000 मीन्स 10⁻3. तो इट विल बी log 10⁻3. सेम है आपका 10⁻3 आ गया. अब log 10⁻3 ये आपका किसके लिए आया 99.9% के लिए. हमने इनिशियल 75 किया था, इसी को हमने 99.9 कर दिया, log 10⁻3. अब यहाँ एक और फॉर्मूला यूज़ होता है
log m to the power n, that becomes n log m. यही सेम चीज़ हो जाएगी आपकी कि 2.303 अपॉन k एंड 3 log 10, 3 log 10. अब ये 3 log 10, log 10 की वैल्यू 1 होती है और 3 से इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल बिकम, 3 से मल्टीप्लाई करिए इसको, 6.909, 6.909. तो आप कैलकुलेट करके इसको आंसर लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 2.303 अपॉन के इंटू 3 इज इक्वल टू 6.909 अपॉन के. ये आ गया 99.9% के लिए. अब देखें आप 50% के लिए, 50% के लिए फॉर्मूला आपका आ ही चुका है. इसको कैलकुलेट करें आप, log 2 is 0.3010, तो 2.303 अपॉन के इंटू 0.3010 and becomes 0.693 अपॉन के. ये हम पहले भी कैलकुलेट कर चुके हैं, दिस वन ऑलरेडी वी हैव डन. अब आप इन दोनों को डिवाइड कर लीजिए कि t 99.9% अपॉन t 50% will be how much? This divided by this, 6.909 upon k upon 0.693 upon k. K will cancel and 0.693, it will become 10. मीन्स 99.9% कंप्लीट होने में टाइम लगता है, वो 10 टाइम्स से किसका, 50% का. अब ये इस तरीके से डिफरेंट तरह के डेरिवेशंस आते हैं. अब यहाँ पर बहुत सारी रिएक्शंस आपकी हैं जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, जो आप पहले भी पढ़ चुके हैं, जैसे कि आपका हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, और एक हमने आपको शुगर का बताया था, इन्वर्जन ऑफ किन शुगर. ये सारी रिएक्शंस हैं. आपकी रेडिएक्टिविटी है, दैट इज़ ऑल्सो अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. ऐसी आप करते हैं, सपोज जब भी हम यूरेन डेटिंग की बात कर रहे थे, अब जैसे हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर हमने कहा कि CH3COO C2H5, आप इसको हाइड्रोलाइज करते हैं. दिस रिएक्शन इज गिवन इन क्लास 10th आल्सो. इन प्लेस ऑफ मिनरल एसिड इट गिव्स CH3COOH प्लस C2H5OH. ये रिएक्शन आप पहले कर चुके हैं. सिमिलरली आपने किया था इन्वर्जन ऑफ केन शुगर, C12H22O11 प्लस H2 in place of H positive and gives C6H12O6 and C6H12O6. इन दोनों रिएक्शंस में मॉलिक्यूलर प्योरिटी is 2 but order is 1 because water is present in excess. वाटर यहाँ एक्सेस में होता है, इसकी कंसंट्रेशन का इफेक्ट नहीं पड़ता रेट ऑफ रिएक्शन पर. अब यहाँ पर बात करते हैं रेडिएक्टिव रिएक्शंस की. रेडिएक्टिव रिएक्शन बेसिकली केमिकल रिएक्शंस नहीं होती हैं, दे आर बेसिकली न्यूक्लियर रिएक्शन. मींस उनका मतलब कि न्यूक्लियस से होता है और केमिकल रिएक्शंस नहीं होती हैं. इसीलिए केमिस्ट्री में अब यहाँ नहीं पढ़ते हैं. पहले एक यूनिट हुआ करती थी रेडिएक्टिविटी का, दैट इज लॉन्ग बैक. अब आप इसको नहीं पढ़ते हैं, अब आप इसको क्लास 12 में पढ़ते हैं. जैसे कि आपका यूरेनियम डेटिंग का बेस है कि 92 यूरेनियम 238, इट डिकम्पोजेस टू गेट 82 लेड 206. और ये आपका इस रिलेशन में जो टी हाफ है, टी हाफ मीन्स हाफ चेंज होने में जो टाइम लगता है, दैट इज 4.5 into 10 to the power 9 ईयर्स. यानी अगर आपके पास 1 ग्राम यूरेनियम हो स्टार्टिंग में, तो हाफ ग्राम होने में 4.5 into 10 to the power 9 मीन्स 4500 मिलियन ईयर्स. इतने साल में जाकर के हाफ होगा, इतने साल में जाकर के हाफ होगा. और यही रिएक्शन यूज की जाती है आपकी किसमें, फॉर कैलकुलेशन ऑफ एज ऑफ रॉक्स. पुरानी जो रॉक्स होती हैं उनकी एज निकालने के लिए ये एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है. फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में आपको निकालने का तरीका हल्का सा बता देते हैं, जरूरत आपको नहीं है. न्यूमेरिकल्स में वैरायटी बहुत है, आप करना चाहें तो कर सकते हैं इसको भी. आप सेम यूज करेंगे, K is equal to 2.303 अपॉन T log A अपॉन A minus 6 R0 अपॉन R.
जब आप इसको फिजिक्स में करेंगे तो फिजिक्स में सेम फॉर्मूला, इसको आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में अगर करें तो r0 e टू द पावर माइनस kt, और फिजिक्स में आप इसको करते हैं तो r इज रिटन एज n और r0 इज रिटन n0 e टू द पावर माइनस लैम्डा t। वहां पर उसको लैम्डा कहते हैं, हम यहाँ कहते हैं k रेट कांस्टेंट, वहां पर उसको लैम्डा कहा जाता है डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट। बिल्कुल सेम एक्सप्रेशन है, डेरिवेशन भी बिल्कुल सेम इसी तरीके से है जैसा आपने यहाँ किया फर्स्ट ऑर्डर, ऐसा ही डेरिवेशन आप क्लास 12 फिजिक्स में देखेंगे। डिफरेंस होगा r की जगह n, r0 n0, e वगैरह सेम है, k की जगह लैम्डा होगा। आप ये फॉर्मूला यूज करें तो भी फिजिक्स के सारे न्यूमेरिकल्स कर सकते हैं, एज सच कोई डिफरेंस नहीं है। अब इसमें इसको अगर आप यूज करें, यूज करने के लिए आपको क्या करना है, आपको k चाहिए, k निकालने के लिए आप करते हैं 0.693 अपॉन t12। अब ये डेरिवेशन हमने किया था, अब आपको मालूम है इसका कि 0.693 अपॉन t12 4.5 इंटू 10⁹, इससे आप k निकाल लेते हैं और रॉक के अंदर का इनिशियल r0 और r रख के आप टाइम निकाल लेते हैं। ये तो आपका k आ गया। k के बाद अगर आप टाइम निकालना चाहें तो टाइम विल बी 2.303 अपॉन k log r0 अपॉन r। रॉक के अंदर कितना इनिशियल यूरेनियम था और आज कितना यूरेनियम बचा है, वो रेडिएटिविटी मेजरमेंट होते हैं, गीगर बुलर काउंटर होता है, जीएम काउंटर, उससे आप मेजर करके r0 और r की वैल्यू रखते हैं और देन यू कैन कैलकुलेट टाइम। इससे आपकी एज निकल आती है रॉक की। हालांकि ये रिएक्शन बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, ये रिएक्शन जो हम सिंगल स्टेप दिखा रहे हैं इट इज ऑल्सो लॉन्ग प्रोसेस, 4.5 × 10⁹ ईयर्स में होता है, तो नॉर्मल रिएक्शन नहीं है, ये भी बहुत सारे स्टेप्स में होता है। इसको मैं हल्का सा आपको बता दूं, इतना देखिए पढ़ने की कोई लिमिट नहीं है। इफ यू मूव इनटू वन फील्ड, अगर आप इसी को पढ़ना शुरू करें तो आपका 3-4 वीडियो इसी के ऊपर लग सकती हैं। यूरेनियम जब डिकम्पोज करता है तो डायरेक्ट नहीं डिकम्पोज करता है, पहले इससे अल्फा पार्टिकल निकलता है, इट इज कन्वर्टेड टू 90 थोरियम एंड 234, देन इससे एक बीटा पार्टिकल निकलता है एंड बिकम्स 91 नेपच्यूनियम एंड 235, फिर से एक और बीटा पार्टिकल निकलता है, इट बिकम्स 92 यूरेनियम 236, देन अगेन से एक अल्फा पार्टिकल निकलता है, देन बिकम्स 90 थोरियम एंड 232, देन से अगेन अल्फा पार्टिकल निकलता है, ये आपका से चलता जाएगा, देन इट बिकम्स 88 रेडियम एंड 228, इस पर ग्रुप डिस्प्लेसमेंट लॉ भी आ जाता है। ये बहुत सारी चीजें हैं, अगर आप पढ़ते जाएंगे, अभी ये बहुत लंबा चेन है। रेडियम से देन बिकम्स रेडॉन 86 रेडॉन एंड 224, फिर अल्फा पार्टिकल निकलता है। ये इस तरह से आप पढ़ते चलेंगे, ये बहुत लंबा चेन है, देयर इज नो लिमिट। हम इसी एक रिएक्शन को अगर एक्सप्लेन करना शुरू करें तो 3-4 वीडियो में चले जाएगा, बट इट इज नॉट रिक्वायर्ड। सिलेबस का लिमिट है, आपको उतना करना है जो आपका सिलेबस है। आपको अननेसेसरीली डिस्ट्रैक्ट होने की जरूरत नहीं है, जितना आप डिस्ट्रैक्ट होंगे उतनी प्रॉब्लम्स बढ़ती जाएंगी। फोकस ओनली ऑन योर एनसीईआरटी, क्योंकि देयर इज नो लिमिट टू द नॉलेज, नॉलेज का कोई लिमिट नहीं है। अब इससे अल्फा बीटा बीटा अल्फा 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 अल्फा, देन देयर इज ब्रांचिंग अल्फा एंड बीटा, देन अगेन देयर इज ब्रांचिंग अल्फा बीटा, तब जाकर के अल्टीमेट लास्ट में बनता है आपका 206। बहुत लंबा प्रोसेस है ये। टोटल प्रोसेस जो आपका है दैट इज अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, दैट इज अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ऐसे ही आपके यहाँ एक और रिएक्शन दिया हुआ है, एनसीईआरटी में दिया है वो, और वो रिएक्शन आपका इसका है रेडियम का। यहाँ पर देखिए इनके डिफरेंट आइसोटोप्स होते हैं ना, यूरेनियम का एक आइसोटोप 238 वाला है, एक 236 वाला है, यूरेनियम का 92 235 भी होता है, एक आइसोटोप 92 यूरेनियम 235 भी होता है। नॉर्मली यही वाला आइसोटोप है जो कि न्यूक्लियर रिएक्टर्स में यूज होता है और आपके एटम बॉम्ब्स में यूज होता है। तो डिफरेंट आइसोटोप्स का डिफरेंट फंक्शन है। आप एक ही चीज के ऊपर पढ़ना शुरू करें तो कोई लिमिट नहीं है इसका। एक रिएक्शन आपका रेडियम का भी दिया है, दैट आई एम टेलिंग यू, थोड़ा सा ध्यान रखें, उसका भी स्पेसिफिक पर्पज है। आपके यहाँ दिया है कि 88 रेडियम 226 gives 86 radon and 222 plus 2 He4। एक्चुअली थोड़ा ध्यान रखें, इसमें है क्या, अल्फा पार्टिकल जो होता है वो 2He4 होता है। 2He4 मींस इसमें जब 2He4 निकलेगा तो 92 में से 2 कम हुआ 90 और 238 में से 4 कम हुआ 234।
बीटा पार्टिकल जो होता है दैट इज -1e0 मींस बेसिकली इलेक्ट्रॉन होता है। तो 90 में से माइनस माइनस 1, 90 में माइनस माइनस 1 तो 91 हो गया। इसमें फिर अगेन -e0 -1 तो इट बिकम्स 92। जब भी अल्फा पार्टिकल निकलेगा एटॉमिक नंबर 2 यूनिट कम हो जाता है और मास नंबर 4 यूनिट कम होता है। बीटा निकलने पर एटॉमिक नंबर 1 यूनिट बढ़ता है, मास नंबर आपका सेम रहता है, जस्ट 1 234 it will remain 234 it will remain 234 and it will become 230 it will become 226 and it will become 222। इसको ध्यान रखें, दिस द ग्रुप डिस्प्लेसमेंट लॉ। साइंटिस्ट हैं सोडी, फजान एंड रसल, उन्होंने ग्रुप ये डिस्प्लेसमेंट दिया था कि जब कोई भी एलिमेंट है उसमें से अल्फा पार्टिकल निकलेगा तो एटॉमिक नंबर 2 यूनिट कम होता है, मास नंबर 4 यूनिट कम होता है। बीटा पार्टिकल लेने पर एटॉमिक नंबर 1 यूनिट बढ़ जाता है, मास नंबर सेम रहता है, ये 0 है आपका। बीटा पार्टिकल निकला, मास नंबर 1 यूनिट बढ़ेगा, मास नंबर सेम रहेगा। अल्फा निकलने पर एटॉमिक नंबर 2 यूनिट कम होगा, मास नंबर 4 यूनिट कम होगा। तो जब एटॉमिक नंबर 2 यूनिट कम हो जाता है, आपने पीरियोडिक टेबल के अंदर पढ़ा है कि पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स आर अरेंज इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर ऐसे बढ़ता है, फर्स्ट ग्रुप में 1 है तो 2 है, फिर 3 ऐसे बढ़ता है। तो अगर 3 वाले में से अल्फा निकलेगा तो ये फर्स्ट ग्रुप में आ जाएगा। ये ग्रुप डिस्प्लेसमेंट लॉ है कि अल्फा पार्टिकल निकलने पर जो एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल में 2 ग्रुप लेफ्ट की तरफ जाता है, बीटा निकलने पर एक एटॉमिक नंबर बढ़ता है, 2 एक ग्रुप राइट चले जाता है। लेकिन लिमिट नहीं है, बढ़ने के लिए आप बढ़ते चले जा सकते हैं। अब ये एक रिएक्शन में और बता दूं हल्का सा, इसलिए स्पेसिफिकली है कि यहाँ पर रेडियम से रेडॉन बनता है और अल्फा पार्टिकल। बेसिकली रेडॉन इज ऑल्सो इनर्ट गैस एंड हीलियम इज ऑल्सो इनर्ट गैस। अल्फा पार्टिकल है ये, अल्फा पार्टिकल अपने आप, अल्फा पार्टिकल हीलियम न्यूक्लियस है, चेंज टू हीलियम। इट मींस रेडियम जब भी डिकम्पोज करता है तो उससे इनर्ट गैसेस बनती हैं 2 एक साथ, रेडॉन एंड हीलियम। ये क्वेश्चन आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आ चुका है, इसलिए स्पेसिफिक हमने इस पर्टिकुलर रिएक्शन को ले लिया था, अदरवाइज यू डोंट नीड दैट। अब ये हो गया आपका फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस। नेक्स्ट टॉपिक हम करेंगे इसमें, इसके बाद मेथड्स फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। डिफरेंट तरह के मेथड्स हैं जिनसे आप ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालते हैं, उनके ऊपर डिफरेंट वेराइटी के न्यूमेरिकल्स हैं, वो टॉपिक हम नेक्स्ट करेंगे। अब इस टॉपिक को थोड़ा सा समझे ध्यान से, और अगर ये वीडियो आपको समझ में आया हो, थोड़ा सा डिफिकल्ट है, न्यूमेरिकल पार्ट ज़्यादा है, फिर भी कोशिश करें। अगर समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू बेटे।